पता होगा कि आईफोन 14 के अंदर पुरानी A15 Bionic चिप आ रही है, लेकिन क्या आप एप्पल की यहाँ पे बहादुरी देख सकते हो, यानी कि उसे अपने एक चिप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। जो चिप उसने पिछले साल निकाली थी उन्हें मालूम था स्नैपड्रैगन 888 से ज्यादा पावरफुल है और इस साल के 8 Gen 1 और 8 Plus Gen 1 से भी ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ, बिल्कुल एप्पल यहाँ पे यही काम कर रहा है, यानी कि एप्पल को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की दो जनरेशन से वो अपना प्रोसेसर यहाँ पे आगे निकल रहा है। लेकिन आखिर एप्पल के प्रोसेसर में ऐसा है क्योंकि एप्पल की जो बायोनिक चिप रहती है वो ज्यादा फास्ट रहती है, ज्यादा बेटर रहती है और ज्यादा ठंडी भी रहती है स्नैपड्रैगन से। ये सवाल आपके लोगों के मन में आया है? देखो, ये सवाल की जो शुरुआत हुई थी ना तब से हो गई थी जब आईफोन 5s आया था, क्योंकि A7 चिप आई थी और पहला 64 बिट प्रोसेसर आया था और एप्पल वालों ने उसी टाइम से डिसाइड कर दिया था कि हम यहाँ पे एक लीप लेने वाले हैं और दूसरों से काफी ज्यादा बेटर प्रोसेसर बनाने वाले हैं और उसका रिजल्ट आज के समय में एप्पल को यहाँ पे मिल रहा है। एप्पल के प्रोसेसर का अगर आप ग्राफ देखोगे, यानी कि अगर मैं सिर्फ गीकबेंच स्कोर से यहाँ पे कंपेयर करूं तो लिटरली लगातार 2 जनरेशन होती स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की उससे आगे निकल गया है। अब देखा जाए तो सिर्फ गीकबेंच वगैरह से तुम सीपीयू वगैरह की परफॉर्मेंस वगैरह पता लगाते हैं और हमें पता है कि चिप के अंदर सीपीयू ही सब कुछ नहीं होता, जीपीयू भी होता है, ग्राफिक्स होते हैं, वो भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें आज के समय में एप्पल वाले खुद के कस्टम डिजाइन जीपीयू बना रहे हैं। पहले ये लोग इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी से लाइसेंस करते थे, लेकिन अब उन्होंने चीजें इंप्रूव कर दिया। इसके साथ ही ISPs, DSPs ये सब है। हालांकि जो 5G मोडेम है वो खुद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दे की बात ये कि यहाँ पे एप्पल वालों ने ऐसा क्या किया कि वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से ही आगे निकल गए। देखो, यहाँ पे बात आती है 2013 में, जब यहाँ पे एप्पल का आईफोन 5s आया था, A7 चिप आई थी। उस जमाने में 32 बिट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज में थे और उस जमाने में जो प्रोसेसर होते थे ना उससे पहले काफी हद तक सिमिलर होते थे, मतलब कि सिमिलर चीजें देखने को मिलती थी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में एक्सिनोस में भी सिमिलर चीजें थी और एप्पल की बायोनिक में भी सिमिलर चीजें थी। बस एप्पल के पास एक ट्विस्ट ये था कि एप्पल के पास ARM का एक डिजाइनिंग लाइसेंस था, जहां पे वो ARM का डिजाइन लेके अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वगैरह करके उसकी फैब्रिकेशन करवा के एक नई चिप यहाँ पे बना सकते थे। इसी चीज का फायदा 2013 में उठाया और उसके बाद क्वालकॉम को भी लगा यार एप्पल वालों ने निकाल दिया, तो ARM का जो 64 बिट डिजाइन था वो लेके 810 बनाया, लेकिन वो चीज जल्दीबाजी में बनाई गई थी और उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार था। यहां तक की बात किया तो उस समय इसी कारण हीटिंग वगैरह हुई थी। और फिर जब उसके बाद स्नैपड्रैगन 820 की बारी अराउंड 2016 में, जहां पे जो कस्टम क्रायो कोर्स होते वो डेवलप, जहां पे ARM से एप्पल जैसा लाइसेंस लेके उन्होंने यहाँ पे खुद के क्रायो कोर्स वगैरह बनाए, तब चीजें यहाँ पे थोड़ी बेटर हुई और एक स्टेबल और एक फास्ट प्रोसेसर देखने को मिला। लेकिन यहां पर यह बात आती है कि उस जमाने में एप्पल वाले 2 जनरेशन यहाँ पे आगे निकल चुके थे, यानी कि एप्पल का प्रोसेसर ऑलरेडी 2 जनरेशन आगे निकल चुका था, क्योंकि A7 निकाला, फिर A8 निकाला, फिर A9 निकाला और उसके बाद पुराने प्रोसेसर से कंपीट करने के लिए क्वालकॉम जब अपना प्रोसेसर निकाल रही है, इस चीज के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा डिले हो गया था। ये एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो तब से जो डिले वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे Cortex X1 वाले कोर्स निकाले गए थे। याद है आपको पिछले साल स्नैपड्रैगन 888 में था, टेंसर में तो 2 लगा दिए थे, यहाँ तक कि एक्सिनोस में भी देखने को मिला था। और Cortex X1 कोर की थी कि सिंगल कोर लाएंगे लेकिन पावरफुल होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे चलेगा, कमाल की परफॉर्मेंस निकालेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये जब एकदम से कोई नई चीज लेके आते ना, काम करती नहीं है। जैसे कि 810 पहला 64 बिट लाए तो उसके अंदर हीटिंग थी और Cortex X1 अब जिन में आया ना वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको हीटिंग देखने को मिली। 888 प्लस में 8 प्लस Gen 1 में जाके कुछ हीटिंग वगैरह कंट्रोल करी। लेकिन वहीं जो एप्पल है वो हर साल इंप्रूवमेंट ला के यहाँ पे आगे निकलती चली गई। देखो, एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि यहाँ पे क्या रहता है, एक नॉर्मल मोबाइल फोन के अंदर ARM डिजाइन बनाती है, क्वालकॉम प्रोसेसर बनाती है और एक तीसरी कंपनी उस प्रोसेसर को अपने फोन में डालती है। यहाँ पे एप्पल जो है वो खुद ही अपना प्रोसेसर डिजाइन कर रही है, फैब्रिकेट करवा रही है TSMC से और उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोसेसर अपने फोन के अंदर लगा रही है। तो कुल मिला के एक प्रोसेसर बनाने से लेके फोन तक लगाने का टाइम जो रहता है वो काफी ज्यादा कम हो गया और यही चीज क्वालकॉम वालों को भी करनी थी और इसलिए उन्होंने अर्ली एक्सेस वाली चीज यहाँ निकाल दी। यहाँ पे जब स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर बन रहा होगा तभी कंपनी अपने नए फोन को डेवलप कर सकती है, पैरेलली काम चलेगा, ताकि जैसे ही नया प्रोसेसर लॉन्च हो उसके ही कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसके फोन्स मार्केट में आ जाए। मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन 8 Gen 2 का लॉन्च होगा दिसंबर में और दिसंबर में ही 8 Gen 2 वाले फोन्स मार्केट में आ जाएंगे। एटलीस्ट चाइनीज मार्केट में आ जाएंगे, इंडिया में तो जनवरी तक का टाइम लग ही जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी ये चीज कर दी, यानी कि
पहले क्या होता था कि एक प्रोसेसर यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे बनाई, वो चीज आते आते साल भर तक का टाइम लग जाता था, या फिर 6 से 8 महीने तो मिनिमम लग जाते थे, क्योंकि पहले प्रोसेसर बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद जाके वो फोन में लगेगा और वो फोन बिकेगा वहां पे। और वहीं एप्पल के केस में क्या होता था, एप्पल क्या रहता था कि जिस दिन अपना नया आईफोन लॉन्च करती उसी दिन अपना नए प्रोसेसर के बारे में बताती है और उसके कुछ ही हफ्तों से वो मार्केट के अंदर आ जाता है। ये टाइम यहाँ पे रिड्यूस करना था, तो ये एक चीज यहाँ पे क्वालकॉम वालों ने थोड़ी फिक्स करी। लेकिन अभी भी जो टाइम वाला जो एडवांटेज है कि जल्दी से जल्दी नया प्रोसेसर अपने फोन के अंदर निकालना, वो अभी भी एप्पल यहाँ लेकर बैठी है। इसी के साथ ही बात है कि एप्पल आईफोन में जो एप्पल की बायोनिक चिप होती है ना, उसके प्राइस को कंपेंसेट कर जाता है। ये बात देखा तो एंड्रॉइड के साथ नहीं होती। एंड्रॉइड में क्या रहता है, ARM का डिजाइन है, क्वालकॉम प्रोसेसर बनाकर दे रहा है, इन लोगों को यहाँ पे पैसा देना होता है, रॉयल्टी देनी होती है, और फोन की कीमत का एक काफी बड़ा हिस्सा वहां पे चले जाता है। ये चीजों से फोन की कीमतें हो जाती कई बार ज्यादा। एप्पल वालों की कीमत ऑलरेडी इतनी ज्यादा रहती है कि उसमें उस चीज को ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। ये भी एक यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एप्पल एफिशिएंटली और जल्दी जल्दी प्रोसेसर निकाल रहा है, 2 जनरेशन गैप निकाल रखा है। लेकिन बात की जाए तो इसके प्रोसेसर यहाँ पे फास्ट क्यों होते हैं? एक रीजन है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। एप्पल के प्रोसेसर का अगर आप यहाँ देखोगे तो हमेशा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय कि नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं उसके अंदर, क्या चीजें दूसरी देखने को मिल रही, क्या क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये नहीं। और देखा तो एप्पल की A15 बायोनिक में तकरीबन 15 बिलियन ट्रांजिस्टर है, जबकि उसके कंपैरिजन में पिछले साल जो स्नैपड्रैगन 888 आया था ना, उसमें 10 बिलियन थे और A14 में 11.8 बिलियन थे। और ये चीज अब आगे चल के और बेटर हो जाएगी A16 में। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी निकालेगा, ज्यादा काम अच्छे तरीके से कर सकता है और इजीली हैंडलिंग कर सकता है। इसको एक आसान भाषा में मैं इस तरीके से समझाता हूं, यानी कि यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और एप्पल बायोनिक दोनों का आप एक पाइप जैसा समझ सकते हैं। और एक पाइप के अंदर से जब पानी बहता है तो उसमें से जल्दी पानी निकालने के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए पाइप आपकी छोटी है, उसमें से आप ज्यादा स्पीड से पानी निकालिए तो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। ये क्वालकॉम यहाँ पे करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, पाइप छोटी तो उससे ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ निकाली जा रही है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्पल क्या करती है कि उसने पाइप का जो मुंह होता है वो चौड़ा रखा है, यानी कि पाइप यहाँ पे उसकी ज्यादा बड़ी है, जिसमें से पानी अगर धीरे धीरे भी निकलता रहेगा, यानी कम स्पीड से भी निकलेगा तो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा, उसमें प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। और एप्पल और क्वालकॉम में मेन डिफरेंस है, हालांकि बहुत ही ज्यादा मैं जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं एक आम भाषा में समझाने के लिए, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं इधर। और इसी के साथ ही बात किया तो यहाँ पे एप्पल की बायोनिक चिप के अंदर कैशे भी काफी ज्यादा रहता है, यानी कि एप्पल के CPU में कैशे ज्यादा रहता है और उसकी सारी चिप्स के अंदर, यानी कि L1, L2, L3 कैशे अगर आपको पता है तो ये सब आपको ज्यादा मेमोरी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका एक फर्क पड़ता है। और इन सब चीजों से जो एप्पल बायोनिक होता है ना, वो काफी ज्यादा एडवांस होता है। और ये सब तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं, ऊपर से iOS बहुत अलग तरीके से काम करता है, एंड्रॉइड अलग तरीके से काम करता है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन सब चीजों के कारण एप्पल का जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा एडवांस यहाँ पे हो जाता है, और ये चीज क्वालकॉम वाले कैचअप नहीं कर पा रहे। हर साल कोशिश करते हैं क्वालकॉम वाले, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन वहीं एक सवाल आता है, क्या फ्यूचर के अंदर कभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एप्पल को हरा सकता है? इस देखो अभी उन्होंने नूविया नाम की कंपनी एक्वायर करी है 1.4 बिलियन डॉलर में, और उनकी जो टीम है वो काफी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर यहाँ पे बना रही थी, और देखा जाए तो लैपटॉप वगैरह के लिए प्रोसेसर वगैरह डेवलप करेंगे। अब देखते हैं क्या ये लोग कुछ इस टाइप के प्रोसेसर यहाँ पे बना सकते हैं जिनसे आपके एप्पल के जो बायोनिक चिप्स होते हैं वो हरा दे, या फिर M1 M2 जो जलवा दिखा रहे वो यहाँ पे कुछ कर दे। ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही बात करें तो देखा जाए तो अभी हम यहाँ पे CPU वगैरह की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स भी है, और दूसरी जगहों पर क्वालकॉम वाले अगर अच्छा काम करते हैं तो वो भी जीत सकते हैं। जैसे की बात करें NPU, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, AI वाले जो टास्क होते हैं वहां पर अगर फोकस और किया जाए तो इसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है, और एक बेटर चिप यहाँ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे एक आखिरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि एप्पल वाले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे अपने प्रोसेसर में, और वो इतना बुरा प्रोसेसर बना दे कि उसके अंदर हीटिंग हो रही है, इससे जो गैप है स्नैपड्रैगन और एप्पल का वो यहाँ पे कम हो जाए। लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। लेकिन फिर भी देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। एक्सिनोस भी काफी अच्छा काम कर रहा है, उसने तो एप्पल के इंजीनियर्स वगैरह को हायर किया ताकि वो उसका चिप यहाँ पे रीडिजाइन करे और एक्सिनोस को 2025 तक और पावरफुल करे। क्वालकॉम भी लगा हुआ है 8+ Gen 1 से उसने हीटिंग वगैरह कंट्रोल करी, और 8 Gen 2 में कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चर और TSMC के प्रोसेस लाके वो कुछ नया कमाल दिखा रहा है। वही बात करें आज के समय में प्रोसेसर बनाना इतना आसान हो गया कि कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोसेसर का डिजाइन लाए और
आप TSMC को दे, वहाँ पे वो प्रोसेसर उसके लिए बनवा सकती है। और ये चीज़ का फ़ायदा आज के समय में हर एक कंपनी उठा रही है। और क्या पता कुछ ही सालों में एप्पल बायोनिक का एक चाइनीज़ क्लोन आपको चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से देखने को मिल जाए। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को यहाँ पे कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या रहता है, कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे बाजी मारता है। लेकिन एप्पल वालों ने जितना बड़ा लीड ले रखा है ना मार्केट में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाय द वे, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोग को, पसंद आई लाइक कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आऊंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।